पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। सभी से विनम्र निवेदन है, अपनी अटेंडेंस जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लगाइए। और डे वाइज वीडियो रिवीजन सीरीज में क्लास नंबर 10 हम लोग करेंगे। क्लास नंबर 10 में हिस्ट्री के टॉपिक्स, मौर्य वंश भाग 2 हम लोग करेंगे। उत्तर मौर्य काल अगर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग रहा तो इसको स्टडी करेंगे। अदरवाइज क्लास नंबर 11 में इन्वायरमेंट का टॉपिक इस बार नहीं रखा है, क्योंकि बार बार ये प्लानिंग इन इंडिया कंप्लीट नहीं हो पा रहा है पिछली 3 क्लासेस से, तो प्लानिंग इन इंडिया जरूर आज कंप्लीट कर लेंगे हर हाल में। राज्यव्यवस्था में कुछ लिस्टिंग इंपॉर्टेंट वाली हम लोग करेंगे, एक लिस्टिंग करेंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कंप्लीट करेंगे। भूगोल या ज्योग्राफी में भारत का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पार्ट 1 हम लोग करेंगे। एटलीस्ट 3 पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा। बड़ा टॉपिक है और ये हमेशा ही एक्सपेक्टेड सवाल वाला टॉपिक होता है। मतलब यूपीपीएससी को अगर पेपर बनाना है तो अपवाह तंत्र से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है, 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, जो 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले अब तक की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसके संबंध में कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। व्रीहि मुद्ग यव इक्षु, गन्ना चावल मूंग जौ, इससे आपको मिलाना है। और फिर ये बायोमास का पिरामिड जैसे हमने पढ़ा था, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में देखने को मिलता है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी सीन इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो संविधान सभा की जो समिति थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये हमने क्लास नंबर 2 में शायद आपको कराया था। क्लास नंबर 2 रिकॉल करिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर होगा। देन इसके बाद ये सवाल है, ये अभी तक कराया नहीं गया है, लेकिन एडिशनल तौर पर आप इसको सर्च करिएगा, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान वस्तु है, और वे लोग जीवन फूंकते हैं इसमें, इसका नियंत्रण करते हैं। जो इसका नियंत्रण करते हैं वही लोग इसमें जान फूंकते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन किसका है। मौर्यकाल भाग 2 में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। दूरदर्शन में इसके सीरियल वगैरह भी आते थे, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने देखा होगा। राज्य के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत जो है भूमि राजस्व था, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर पनप चुकी थी। तो राज्य के लिए स्रोत तो हमेशा भू राजस्व होता है, जहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ जो लोकल ट्रेड वगैरह पनपता है, तो ट्रेड में भी टैक्सेस और टोल वगैरह लगाए जाते हैं। वैसा ही मौर्य साम्राज्य में देखा गया था।
किसी भी डायनेस्टी को अगर आप स्टडी करें, उसकी डायनेस्टी को स्टडी करते समय अगर आप देखेंगे कि वो जितना फ्लोरिश करेगा उतना ही टैक्सेशन सिस्टम वहाँ का उतना ही मजबूत रहेगा। जैसे आगे चल करके मिडिवल पीरियड में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी मजबूत रखा था, कर संग्रहण को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा था और उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलता है। जब तक शासक के पास या फिर स्टेट के पास, चाहे वो ऑटोक्रेटिक रूलर हो चाहे डेमोक्रेसी का सिस्टम हो, अगर टैक्सेशन सिस्टम मजबूत नहीं है तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो लगभग सभी स्रोतों में, चाहे अर्थशास्त्र हो चाहे अन्य ग्रंथ हो, उसमें हमको पता चलता है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में एटलीस्ट अशोक के काल तक काफ़ी दृढ़ रहा था, काफ़ी मजबूत रहा था। मृदा की उपज में मौर्य राज का हिस्सा भाग के रूप में वसूल किया जाता था। तो भाग जो होता था मृदा की उपज में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा होता था। उपज का छठा भाग होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ये चार्ज किया जाता था। भूमि दो प्रकार की होती थी। पहली होती है राजकीय भूमि, जैसे आप देखेंगे मेडिवल पीरियड में खालसा भूमि होती थी, वैसे इसी में मतलब मौर्य काल में राजकीय भूमि होती थी। इससे प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, जबकि मेडिवल पीरियड में खालसा भूमि से प्राप्त आय को क्या बोलते थे, ये आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस में। जो वे किसान जो खेती करने के लिए अपने स्वयं के बीज और खेती के उपकरण का उपयोग करते थे, उपज का आधा भाग अपने पास रखते थे और उपज उपजाने के लिए बीज और उपकरण राज्य से प्राप्त करते थे। उन्हें 1/3 या 1/4 हिस्सा मिलता था, बाकी सब राज्य को चला जाता था। जबकि दूसरी तरीके की भूमि होती थी निजी भूमि, इस पर प्राइवेट पर्सन्स का स्वामित्व होता था और आय को भाग के रूप में जाना जाता था। ये भूमि किसानों की होती थी, उन्हें कर के रूप में 1/6 या फिर अपने प्रोड्यूस का छठा हिस्सा देना पड़ता था। कर नगद और उपज दोनों रूपों में वसूला जाता था। राजुक नामक अधिकारी क्या करते थे, भूमि की नाप करते थे। भूमि मापने वाले अधिकारी जो है राजुक कहलाते थे। कर मुक्त गांवों को परिहारक कहा जाता था, जहां पर टैक्स नहीं लगता था, परिहारक विलेज। और कर मुक्त भूमि को उद्वालिक बोला जाता था या फिर परिहार बोला जाता था। उद्वालिक या परिहार ये कर मुक्त भूमि होती थी, टैक्स फ्री लैंड। आपातकालीन कर भी एक अवधारणा थी। इमरजेंसी टैक्स शासक अपने शासनकाल में किसी बड़ी इमरजेंसी के समय एक बार लगा सकता था, बार बार नहीं। मतलब इमरजेंसी टैक्स एक बार वसूला जा सकता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। कर राजस्व के विभिन्न स्रोत थे, ये जो हमने ऊपर बताया, ये प्रोड़ाय कर हो गया और भी विभिन्न तरीके के कर हैं जो बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो हमने शामिल नहीं किए हैं। राज्य बेची गई वस्तुओं पर व्यापार कर लगाता था, ट्रेड टैक्स भी लगाता था और टोल टैक्स भी लगाता था। मतलब अगर राज्य की सड़क मार्गों से अगर सामान जाता था। मादक पदार्थों पर भी कर लगता था, शराब पर और खनन पर कर लगता था, सिंचाई पर कर लगता था, ये सब लगते थे। ब्राह्मण, महिलाएं, अंधे, बहरे लोग आदि व्यक्तियों को कर से छूट दी गई थी। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पूरा मॉडर्न एम्पायर था उसको कुछ प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में बांटा जाता था पहले। तो प्रोविंस दक्षिणापथ जो प्रोविंस था, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। कलिंग जो प्रोविंस जो अशोका ने जीता था, इसकी राजधानी तोसली थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये प्रोविंसेस और उनकी राजधानियां हो गई। अब प्रांतों को यानी प्रोविंसेस को कई कमिश्नरेट्स में बांटा जाता था, जिसको बोलते थे मंडल या कमिश्नरेट्स होते थे। कमिश्नरेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट या फिर आहार होते थे। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था, आहार। आहार के बाद डिवीजन होता था यहाँ पर स्थानीय के रूप में। स्थानीय स्थानीय के बाद यहाँ पर 2 द्रोणमुख होते थे। मतलब 2 द्रोणमुख, एक स्थानीय में 2 द्रोणमुख होते थे। 2 द्रोणमुख में एक खरवाटिक होता था। खरवाटिक वॉज अ कलेक्शन ऑफ 100 विलेजेस। एक्चुअली संग्रहण वॉज अ कलेक्शन ऑफ 100 विलेजेस, क्योंकि दो द्रोणमुख के बाद एक खरवाटिक होता था, खरवाटिक के बाद एक संग्रहण होता था। अब इस संग्रहण में 100 विलेजेस करीब होते थे। 100 विलेजेस वर देयर। कहीं कहीं पर 1000 दिया होगा, 100 मोस्ट एक्सेप्टेड संख्या है। तो एक संग्रहण में 100 गांव होते थे और ग्राम यानी कि विलेज ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो ये सभी में देखेंगे। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी आरओ कैंसिल पेपर में आया था, तो ये मौर्यन वाला भी देख लीजिए एक बार। मौर्य प्रशासन के बारे में अर्थशास्त्र से हमको जानकारी मिलती है, मैगस्थनीज के इंडिका से मिलती है, अशोक के अभिलेखों से मिलती है, शिलालेखों से मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से मिलती है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। रूलर्स की पर्सनल अचीवमेंट्स ज़्यादा यूपीपीसीएस पूछता नहीं है, लेकिन अशोक एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है इसके बारे में और इसके नामों के बारे में आ सकता है। तो अशोक वर्धन लिखा गया विष्णु पुराण में अशोक के बारे में। अशोक को अशोक वर्धन लिखा गया है। बुद्ध शाह के मस्की अभिलेख में अशोक का नाम बुद्ध शाह के लिखा गया है। ठीक है। मगधाधिराज यानी मगध का शासक भब्रू लेख में लिखा हुआ है। एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से किस इंस्क्रिप्शन में अशोक को रूलर ऑफ मगध बताया गया। तो भब्रू इंस्क्रिप्शन में। महाराज कुमार लिखा है पनगुरिया इंस्क्रिप्शन में। और पियदस्मिन राजा ये बराबर गुहालेख में लिखा गया है। बराबर गुहालेख ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में, बराबर की पहाड़ियों में जो गुहालेख मिला है। या फिर बराबर केव्स कहाँ पे, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। अशोक का नाम, अशोक का पर्सनल नेम किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन, जो माइनर इंस्क्रिप्शन है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलन, इसमें जो है ये लघु शिलालेख में अशोक का पर्सनल नेम अशोक नेम देखने को मिलता है। ठीक है। मस्की इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम सबसे पहले पढ़ा गया था।
देवनाम देवनाम पीएम प्रियदर्शी राजा, ये किसमें लिखा गया है? देवनाम पीएम प्रियदर्शी। रुमिन देवी में, निगलवा में, रूपनाथ में, गिरनार में। प्रियदर्शी किस पे लिखा गया है? बैराट या फिर भबरू लेख में, कंधार में, दीपवंश में। दीपवंश कोई लेख नहीं, ग्रंथ है। देवनाम पीएम ये 12वें और 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। मेजर एडिक्ट में, 12वें और 13वें मेजर एडिक्ट में देवनाम पीय लिखा गया है। अशोक को दीपवंश और महावंश में देवनाम पीय और प्रियदर्शी लिखा गया है। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कोई स्पेलिंग में मत फंसिएगा। प्रियदर्शी अगर या प्रियदर्शमिन लिखा गया तो पाली में लिखा हुआ है, प्रियदर्शी यानी कि हिंदी में या संस्कृत में। टी फैंथलर अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टी फैंथलर ने खोजा था। दिल्ली मेरठ अभिलेख को इन्होंने खोजा था सबसे पहले। तो अशोक के जो विभिन्न नाम हैं इनके बारे में एक बार देख लीजिएगा। देवनाम पीय प्रियदर्शी किसमें लिखा है? प्रियदर्शी किसमें लिखा है? भबरू में, कंधार में। और जो है देवनाम पीय किसमें लिखा है? देवनाम पीय प्रियदर्शी। अशोक नाम पर्सनल नेम अशोक का किसमें लिखा हुआ है? मस्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेतूर इंस्क्रिप्शन में। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में मिले हैं, जबकि पश्चिमोत्तर यानी नॉर्थ वेस्टर्न से जितने अभिलेख मिले हैं वो अरमाइक और ग्रीक भाषा में हैं। तो ग्रीक, अरमाइक भाषा, प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है और किसी किसी में अरमाइक लिपि और यूनानी लिपियों का भी प्रयोग किया गया है। तो कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा हो गई एक, और फिर हो गई ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा। तो इतनी भाषाओं का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ग्रीक, अरमाइक और प्राकृत, ये ध्यान रखिएगा। मौर्य सिक्कों के बारे में एक चीज देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में मौर्य सिक्कों को क्या टर्म दिया गया है? रूप। आपसे पूछे रूप का मतलब क्या होता था मॉडर्न पीरियड में, तो इसका मतलब फेस नहीं होगा, इसका मतलब आकार नहीं होगा, इसका मतलब तौलने का एक इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट का यूनिट नहीं होगा। ये क्या होगा? रूप बेसिकली होगा सिक्का। सिक्का यानी कि कॉइन। और अन्य प्रकार के सिक्के जैसे निष्क और सुवर्ण, ये सोने के सिक्के होते थे, निष्क या सुवर्ण। कारशापण, धारण या फिर पण, ये चांदी के सिक्के होते थे। मस्क या काकिनी, ये तांबे के सिक्के होते थे। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि राज्य में सिक्के डालने के कारखाने यानी मिंट वगैरह थे, स्टेट मिंट, जिसके अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष वॉज द स्टेट हेड ऑफ मिंट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। रूप दर्शक को सिक्कों का परीक्षक कहा जाता था। और एक नकली सिक्के बनाने के लिए भी एक पर्सन नियुक्त किया जाता था, उसको बोलते थे कूट रूपक। कूट रूपक का काम होता था नकली सिक्के बनाना, मतलब स्टेट की तरफ से जानबूझ करके नकली सिक्के बनाए जाते थे किसी पर्पस के लिए, उसको कूट रूपक बोलते थे, कूट रूपक। और रूप दर्शक क्या होता था? सिक्कों का परीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, रूप दर्शक। मौर्यों का आर्थिक महीना जुलाई शुरू होता था। इसके अलावा पंचमार्क्ड कॉइन्स भी मिले हैं। सिक्कों पर सांप, मोर, पेड़ जैसी छवियां अंकित हैं। इन सिक्कों पर केवल चित्र मिले हैं, कोई जानकारी या अभिलेख नहीं मिलता है। तो अगर आपके एग्जाम पूछ लें, ऐसे स्टेटमेंट दे दें कोई मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मौर्य पॉलिटी के संदर्भ में, या कोई बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पूछे कि मौर्य काल में एक अच्छी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल लाइफ के बारे में मिलती थी मौर्य सिक्कों से, तो ऐसा कुछ नहीं। मौर्य सिक्कों में केवल चित्र होते थे और चित्र से ऐसी कोई खास जानकारी मिलती नहीं है। कोई अभिलेख या जानकारी ज्यादा मौर्य सिक्कों से नहीं मिलती, ये ध्यान रखिएगा। अशोक के लघु शिलालेख ऐसे होते थे जिसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती थी, यानी कि कब उसने जो है लुम्बिनी की यात्रा की, कब कहाँ पे गया अशोक, या फिर उसने क्या यहाँ पे अपने सोशल लाइफ में क्या क्या किया, पॉलिटिकल लाइफ से हट करके, ये लघु शिलालेखों में है। लघु शिलालेख रूपनाथ, ये शिलालेख कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के जबलपुर से। ये भी मिलाने को आ सकता है कौन सा अभिलेख किस स्टेट में, तो रूपनाथ मध्य प्रदेश में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, सहसराम ये बिहार के शाहबाद में है, भबरू या बैराट ये जयपुर जिले में राजस्थान में है, मस्की इंस्क्रिप्शन ये कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी ये मैसूर के चित्रदुर्ग में कर्नाटक में, सिद्धपुर कर्नाटक में, जटिंग रमेश्वर ये कर्नाटक में, एर्रागुडी इंस्क्रिप्शन ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, गोवीमठ ये मैसूर के कोब्बल में, पलिगुंडू कर्नाटक में, राजुल मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश में, अहरौरा उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में, सारोमारो इंस्क्रिप्शन ये मध्य प्रदेश में, नेत्तूर ये मैसूर में, उदयगोलन ये बेल्लारी कर्नाटक में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन अशोक के मिले हैं। पनगुडरिया ये सीहोर में है मध्य प्रदेश में, और सन्नाती ये गुलबर्गा कर्नाटक में। तो इतने अशोक के लघु शिलालेख, एटलीस्ट इतने की लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अशोक के जो मेजर एडिक्ट्स हैं उनमें क्या क्या जानकारी दी गई है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी आ जाते हैं अपवाह तंत्र पे। तो अपवाह तंत्र को अगर हम देखें, भारत के अपवाह तंत्र को अगर देखें तो किन किन भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरीज में। भारत के ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह प्रणाली को समुद्र की ओर बहाव के आधार पर, समुद्र की ओर बहाव की दिशा, यानी कि जैसे इंडिया है, इंडिया इस तरीके से है, तो यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो कौन सी नदी किस में गिरती है इसके आधार पर जो है बांटा गया है नदियों को। तो इसके आधार पर जब बांटा जाता है तो तीन यहाँ पर मतलब दो यहाँ पर कुल मिलाकर तंत्र बनते हैं। एक बे ऑफ बंगाल सिस्टम है, अरब सागर अपवाह तंत्र, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, और अरब की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब अरब सागर ड्रेनेज सिस्टम, बंगाल की खाड़ी ड्रेनेज सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को
किस वाटर डिवाइड से अलग किया जाता है, एक बार एग्जाम में आ चुका है कि बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम को और अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम को कौन डिवाइड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री। सह्याद्री क्या है? सह्याद्री कुछ और नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट्स है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोलते हैं। तो जो मिडिल पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स का, सह्याद्री, और दिल्ली रिज और अरावली, ये बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम और अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम के बीच वाटर डिवाइड या वाटर शेड के रूप में काम करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि से युक्त लगभग 77% जो ड्रेनेज एरिया है बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख है, यानी 77% जल जो है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। और जबकि सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम से करीब 23% ऑफ द टोटल ड्रेनेज का पानी ये अरब सागर में गिरता है। ये ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट पूछ लें कि ज्यादा पानी कहाँ पे गिरता है, तो 77% भाग ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। भारत का अपवाह तंत्र यानी नदियों के आधार पर अगर हम बांटे, नदी समूह के आधार पर, तो हिमालयन रिवर्स में बांट सकते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स में भी कुछ मेजर नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडूस या सिंधु। अब इनकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका अलग अलग सिस्टम है, तो उसको हमको स्टडी करना पड़ता है। तो ये अभी आगे चल के स्टडी करेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियों में भी मेजर नदियां जैसे कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, नर्मदा, माही, इन सब की सहायक नदियों को हमको स्टडी करना है। तो अपवाह तंत्र में नदियों के आधार पर हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के रूप में बांट सकते हैं। हिमालय जल अपवाह तंत्र को थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हैं, जैसे हमने बताया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियां लंबी हैं और इनकी कई सहायक नदियां हैं। और ये कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती हैं? लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, डेंड्राइटिक पैटर्न फॉलो करती हैं। अब हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। आपको वैसे तो हमको पहले आपको पढ़ाना चाहिए था कि टोटल हिमालय का डेवलपमेंट कैसे हुआ। हिमालय का डेवलपमेंट मायोसीन पीरियड में टेथीस सी के मलबे के उत्थान से हुआ था। और टेथीस सी का मलबा ऊपर क्यों उठा था? क्योंकि यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई थी मायोसीन पीरियड में। एक्चुअली इपॉक में, मायोसीन इपॉक में जो है टेथीस सी के मलबे का उत्थान हुआ था। और जाहिर सी बात है कि कुछ नदियां जो है हिमालय से भी पहले की हैं। तो हिमालयन रिवर्स में कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो हिमालय के उद्भव से भी पहले की हैं। तो पहले ऐसा नहीं था कि रिवर सिस्टम पूरा इसी तरीके का था, गंगा अलग थी, ब्रह्मपुत्र अलग थी और गंगा की सहायक नदियां ऐसे बहती थी। पूरा स्ट्रक्चर ही अलग था क्योंकि जियोलॉजी ही अलग थी, हिमालय था ही नहीं, टेथीस सी बहती थी। तो जियोलॉजिस्ट की एक अवधारणा है, अभी कितनी सही है कितनी नहीं ये डिबेट का विषय है। लेकिन शिवालिक और इंडो ब्रह्मा नामक, शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा नामक एक रिवर थी, मतलब शिवालिक रिवर भी कह सकते हैं कुछ लोगों ने, जियोलॉजिस्ट ने इसको इंडो ब्रह्मा रिवर कहा। एक बहुत बड़ी नदी थी, असम से पंजाब तक और आगे सिंध तक बहती थी। असम से पंजाब से सिंध तक, यानी पूरे हिमालयन रेंज जो इस समय जहाँ से जहाँ तक है वहाँ पे बहती थी और निचले पंजाब के आसपास सिंध की खाड़ी में गिरती थी। कुछ जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि इस समय जो हम शिवालिक श्रेणी की निरंतरता तो जो देख रहे हैं और इसकी जो झीली उत्पत्ति को देखते हैं, इसकी अगर रेत, गाद, बोल्डर को स्टडी किया जाए और इसके सेडिमेंट्स को स्टडी किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शिवालिक या फिर इंडो ब्रह्मा रिवर नाम की कोई ऐसी बड़ी नदी रही होगी जो कालांतर में जो है 3 नदियों में बट गई थी। 3 प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम में ये विभक्त हो गई थी ये इंडो ब्रह्मा नदी। ये विभक्ति संभवतः पश्चिम हिमालय में प्लिस्टोसीन उथल पुथल के दौरान हुई होगी। प्लिस्टोसीन में ये डिसमेंबर हुई थी नदी, जिस कालखंड में पोटवार, पठार या फिर दिल्ली रिज का उत्थान भी हुआ था। प्लिस्टोसीन में, प्लिस्टोसीन इपॉक में जो सिंधु और गंगा जल निकासी प्रणालियों के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करता था। तो जो सिंधु और गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके बीच जल विभाजक का काम कौन करता था? दिल्ली रिज, ठीक है, या पोटवार का पठार। इसी प्रकार से मध्य प्लिस्टोसीन काल के दौरान राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच जो मालदा गैप क्रिएट हुआ है, गारो राजमहल गैप भी जिसको बोलते हैं, इस क्षेत्र के नीचे की ओर दबाव पड़ने से गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगी थी। ये हम लोग कह सकते हैं, इतना एनसीईआरटी में दिया हुआ पोर्शन है, इसको एक बार देख लीजिएगा क्योंकि अगर मान लीजिए असर्शन रीजन वाला सवाल आ जाए इससे या स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए तो आप कर सकें। तो मालदा गैप का फॉर्मेशन ही वो रीजन है जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगी थी, क्योंकि इंडो ब्रह्मा रिवर तो सीधे कहाँ पे जाती थी? ये तो वेस्टर्न साइड में जाकर के गिरती थी, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के कि 3 नदी तंत्रों में ये बट गया था, इंदुस, गंगा और ब्रह्मपुत्र में, ठीक। ये है प्लिस्टोसीन काल में ऐसा हुआ होगा, बाकी मायोसीन पीरियड में तो ये नदी बहती रही होगी। तो इन तीनों में सबसे पहले हम लोग इंदुस रिवर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। इंदुस रिवर का ओरिजिनेशन मानसरोवर झील के आसपास कैलाश पर्वत रेंज से ग्लेशियरों से निकलती है।
ये भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और जस्कर पर्वतमाला के बीच उत्तर पश्चिम में बहती है। ठीक है, इंदुस किस पर्वत रेंज के बीच बहती है? लद्दाख और जस्कर पर्वतमाला के बीच बहती है। सिंधु को पंचनद, जिसको पंचनद भी कहा जाता है, जो 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उसका जल इसको प्राप्त होता है। सिंधु की दाएं किनारे की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, संगार और कुनार। ये सिंधु की दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद सिंधु की बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी है? सिंधु की, इंदुस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? जस्कर रिवर है, पंचनद है। पंचनद की नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इनको पंचनद कहा जाता है। ठीक है, ये ईस्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देख सकते हैं और यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? जस्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सोन रिवर, इस वाले सोन की बात कर रहे हैं, सोन या फिर सोहन रिवर। तो जस्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, ब्यास, सतलज, पंजनद रिवर, घग्गर, हाकरा रिवर, लूनी रिवर। ये हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंदुस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक रिवर, हुंजा रिवर, गिलगिट रिवर, स्वात रिवर, कुनार रिवर, काबुल, कुर्रम, गोमल और झोब रिवर। ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई इंदुस की। थोड़ा सा इस पर देख लीजिएगा, ऐसे अगर पूछ लें कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो आपको याद रहे। तो चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और पंजनद और झेलम, ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, कई लोग जैसे कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पता कैसे करते हैं। तो आप और रिवर का ओरिजिन पकड़ा करिए। मान लीजिए रिवर ऊपर से गिर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप देखा करिए कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी? इस साइड होंगी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इस साइड होंगी, इस साइड। लेकिन अगर रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ आपको जाती दिख रही है मैप में, तो आप ये लगा लीजिएगा कि जिस साइड आप बैठे हुए हैं उसी साइड उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज फिर इधर हो जाएगी और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इधर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। पॉलिटी में ये वाला टॉपिक बड़ा जरूरी होता है, हर एक साल छोड़ करके इसमें क्वेश्चन आते हैं। कौन से जो कह सकते हैं स्टेट में कौन कितनी राज्यसभा सीटें, कितनी लोकसभा सीटें, ये मैचिंग में, और कई बार ऐसे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ के आपको याद होने चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश जिस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके आसपास के पड़ोसी राज्यों का भी याद रख लेंगे, राज्यसभा लोकसभा सीट, तो उसमें आसानी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और बिहार में कितनी है? 16 और 40। उत्तराखंड में 3 और 5 राज्यसभा लोकसभा ऐसे याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 11-25, अरुणाचल प्रदेश में 1 और 2, असम में 7-14, बंगाल में 16-41, छत्तीसगढ़ में 5-11 और गोवा में 1-2, गुजरात में 11-26, हरियाणा में 5-10, हिमाचल में 3-4, झारखंड में 6-14, कर्नाटक में 12-28, केरल की अगर बात करें तो 9-20, 9 राज्यसभा में 20 लोकसभा में, मध्य प्रदेश 11-29 और महाराष्ट्र में 19 और 48, मणिपुर में 1 और 2, मेघालय में 1 और 2, मिजोरम में 1 और 1, नागालैंड में 1 और 1, ओडिशा में 10 और 21, पंजाब में 7-13, राजस्थान में 10-25, सिक्किम में 1-1, तमिलनाडु में 18-39, तेलंगाना में 7-17 और त्रिपुरा में 1-2। इस तरीके से याद रख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार के पास 0 राज्यसभा सीट, दादर नगर हवेली और दमन दीव के पास 0, लक्षद्वीप के पास 0, जम्मू कश्मीर के पास 4-5, चंडीगढ़ 0-1, दिल्ली 3-7, पुडुचेरी 1 और 1 और लद्दाख 0-1। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इससे हर बार एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्जाम में। आप किसी भी स्टेट पीसीएस में देखिए, अगर 100 से 150 क्वेश्चन आते हैं तो एक डीपीएसपी से, 1-2 फंडामेंटल राइट से और एक आपका जो है डीपीएसपी से, फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, इन सबसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश के रूप में होते हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश न्यायोचित यानी जस्टिसिएबल या इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, फिर भी शासन के लिए बड़े जरूरी और मौलिक होते हैं। ये डेफिनेशन हमेशा लिखी जाती है। तो एक पहला टर्म जो ध्यान रखना है कि ये सिर्फ केंद्र सरकार के लिए नहीं होते, राज्य सरकारों पर भी लागू होते हैं। मतलब लागू तो होते ही नहीं है पहली बात, तो मतलब कि इन्फोर्स नहीं किया जा सकता इनको, ना कोर्ट के द्वारा ना ही किसी अदर रेमेडी से, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए दिशा निर्देश ये होते हैं। दोनों को पालन करना चाहिए नैतिक रूप से, ये यहाँ पे है। अब इसके संबंध में कई सारे जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं कि ये कोर्ट्स या फिर ये कमेंट किसने दिया था। जैसे लोगों के प्रति उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 के प्रावधानों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ये कथन किसका है? ये है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का।
सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के प्रति उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 के प्रावधानों की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। अगला यहाँ पे कोट है, जनमत पर आधारित सरकार अपनी नीति बनाते समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शायद ही अनदेखा कर पाए। ये कथन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की जीवनदायी प्रावधान है, ये एल एम सांघवी का कथन था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ना और इसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थिति को स्थापित करके क्रांति लाना है, ये ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन था। डीपीएसपी राज्य के अधिकारों के लिए नैतिक उपदेश होते हैं, सर बी एन राव का मानना था। बी एन राव कौन? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने? डीपीएसपी लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 16 से 36 से 51 में उल्लिखित है। तो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी इसमें दिया है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। सोशियो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी से संबंधित है और ये एक निर्देशों का लेख पत्र है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 में सूचीबद्ध किया गया था गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वगैरह के लिए कि वो ये सब काम करना भारत में सुनिश्चित करें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्शंस फॉर गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय 1935 के भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। उसी से डीपीएसपी एक तरीके से कह सकते हैं डिराइव किया गया है। इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता कि राज्य जो है इन तत्वों को लागू नहीं कर रहा है अपनी पॉलिसी में या फिर अपने कानून बनाने में, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें उल्लंघन नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कुछ प्रयास नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है। सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, और प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, और कह सकते हैं गारंटर भी है फंडामेंटल राइट्स का, जो है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन डीपीएसपी अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो उसमें कोई दखल नहीं देता है जनरली, अभी तक तो नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि डीपीएसपी को लागू किया जाना चाहिए। तो न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, नॉन इन्फोर्सिबल है। डीपीएसपी के पीछे की अवधारणा एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना है। कल्याणकारी राज्य या फिर वेलफेयर स्टेट की अवधारणा इससे जुड़ी है, ये आपसे पूछें अगर तो डीपीएसपी से जुड़ी है, फंडामेंटल ड्यूटी से नहीं जुड़ी है। वेलफेयर स्टेट का सृजन करना इसका उद्देश्य है। सप्रूर की रिपोर्ट से हमें ये दोनों चीजें मिली थी। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, और डीपीएसपी जो दोनों ही प्राप्त हुए हैं सप्रूर की रिपोर्ट 1945 से, ये याद रखिएगा। मतलब सप्रूर रिपोर्ट जो है आधार बनी थी फंडामेंटल राइट्स के लिए और डीपीएसपी के लिए 1945 में आई थी। आर्टिकल 37 के अंतर्गत भारतीय संविधान ये स्पष्ट करता है कि डीपीएसपी को देश के शासन के लिए मतलब परमावश्यक है, देश के शासन के लिए इनको सम्मिलित करना चाहिए किसी भी सरकार को, और विधियों के बनाने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों को लागू करना कर्तव्य होगा। यानी कि लिखा है कि जरूरी नहीं कि जैसे सरकार काम, मतलब सरकार किस तरीके से काम करती है, कानून बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसको लागू करवाने के लिए काम करती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें लिखा है कि गौ हत्या रोकना है, एनिमल्स का कल्याण करना है तो बस उसी काम में जुट जाए। कई सारी पॉलिसीज के रिजल्ट के रूप में आपको कार्य होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे बेरोजगारी दूर करना और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको रोकना। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे रुकेगी सरकार? क्या सबके घर में जा करके चेक करेगी कि तुम्हारे पास कितना वेल्थ है, तुम्हारे पास कितना नहीं? वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने पाए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैचिंग में मिलाने को कई बार आ जाता है किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। और इनको 3 कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स और गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं और असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा। ऐसे 39 में दिया है राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। सभी नागरिकों की आजीविका को पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, पुरुषों और स्त्रियों के सम्मान के लिए कार्य करना, पुरुषों और स्त्रियों के समान वेतन के लिए कार्य करना। ये कि किसमें दिया हुआ है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी 39 में। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति और बालकों को बलात् श्रम से संरक्षण यानी फोर्स्ड लेबर से बचाना, बॉन्डेड लेबर से बचाना, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देना, ये 39 में दिया हुआ है। 39A इसमें समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। डीपीएसपी में बदलाव किया गया था, उसको भी देखेंगे बाद में किस अमेंडमेंट से, ये भी पूछा जा सकता है। 41 में बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करना, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत मनरेगा को लागू किया गया था। ठीक है, तो मनरेगा किस आर्टिकल के तहत जो है सरकार लाई थी?
एंड ये यूपीए सरकार मनरेगा को लाई थी आर्टिकल 41 को लागू करने की दिशा में। 42 राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायताओं को बंद करेगा। मातृत्व अवकाश जो 6 महीने का होता है, ये पेड लीव होती है, अनुच्छेद 42 के तहत कई जगह दिया जाता है। सरकारी प्रतिष्ठानों में तो दिया ही जाता है। 43 में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना। 43A और 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। गांधीवादी सिद्धांत जैसे आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन, ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था, 73rd से किया गया था, आपको पता है। ये कई बार पूछते हैं, जैसे आरएस का पेपर हुआ था, इसमें जो डीपीएसपी हैं उनको आर्टिकल से मिलाना था। इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये 41 दिया हुआ है, जबकि 40 होना चाहिए। यही यहाँ पर हमारा सही आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं डीपीएसपी में। गांधीयन प्रिंसिपल्स 43 में दिए हुए हैं, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में किसमें दिया है? 43B में। आर्टिकल 46 में, टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटीज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। 47 to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। ये बहुत आउटडेटेड है। अगर आपसे पूछे सबसे आउटडेटेड यहाँ पे प्रोविजन कौन सा होगा इनमें से, तो यही वाला लगाइएगा, क्योंकि ये 19th सेंचुरी में नहीं लागू हो पा रहा है, 21st सेंचुरी में नहीं लागू हो पा रहा है। 19th सेंचुरी का ये एक कह सकते हैं तब रेलिवेंट था, अब नहीं है। 48 में, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 बहुत आजकल पूछा गया है, बहुत चर्चा में भी रहा है पिछले 1-2 वर्षों से, और उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने वाला। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री किसमें दिया? 44 में। 45 में, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 years, ये 45 में। 48 में, टू ऑर्गेनाइज कल्चर, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 48A में गिवन है। और टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट विच आर टू बी डिक्लेयर्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 में, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। 51 में, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। डीपीएसपी में अमेंडमेंट कब कब किए गए हैं? जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। तो 4 नए डीपीएसपी जोड़े गए थे, और 49 में जोड़ा गया था, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और 49A जोड़ा गया था, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। 39A माफ कीजिए, जोड़ा गया था 39A, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। 43A जोड़ा गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो 39A 43A ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट, ये जोड़ा गया था 48A। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 38, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये 38 ये इसमें अमेंडमेंट हुआ था। फिर 86वें में, चेंज द सब्जेक्ट मैटर एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर 21A। तो 86वें संविधान संशोधन से फंडामेंटल राइट एक्चुअली बना दिया गया था 21A से एलिमेंट्री एजुकेशन को। द अमेंडमेंट डायरेक्टेड स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 6 years। एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था 46वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 97th में 2011 में हुआ था। 43B जोड़ा गया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 97वें संविधान संशोधन से आखिरी संशोधन, उसके बाद से डीपीएसपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअली समझाने वाला पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा कुछ याद नहीं करना है आपको, वो रिलेट करना है। जैसे एमजी नरेगा जैसी स्कीम लागू की गई, तो हमने आर्टिकल 41 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको लागू किया, मतलब सरकार ने। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम है 1986 में, तो आर्टिकल 39G के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया गया, जो बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। एक्चुअली 39G नहीं, 39F के प्रोविजंस को लागू करने के लिए है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। 39F के प्रोविजंस को लागू करने के लिए ये कानून लाया गया था। 39F, गाय और बैलों के वध पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो 48 के लक्ष्य इसमें प्राप्त किए गए थे। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। और एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम जो लाया गया था, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम लाया गया था। क्या आप इसका ईयर कमेंट करके बता सकते हैं कि इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम किस ईयर में आया था? जरूरी है, वैसे आगे तो बताएंगे ही। इंटीग्रेटेड जनजातीय विकास कार्यक्रम किस ईयर में आया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो आई थी 2004 में,
फिर 2004 में आई थी, कब आई थी? ये भी आप कमेंट करके बताइए। आयुष्मान भारत जो भी आया था। ऐसी नीतियाँ अनुच्छेद 47 में उल्लिखित प्रमुख उद्देश्यों का प्रतिबिंब है। 47 में जो हमको उद्देश्य प्राप्त करने हैं, 47 में देखिए क्या दिया हुआ है। 47 में The state shall regard the raising of the level of nutrition and standard of living of its people and improvement of public health among its primary duties। तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए तो आयुष्मान भारत लाया गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं लाई गई हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत ये लाया गया था हाल में, और बाकी इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम ये पास्ट में आया था, जो सेंट्रलाइज्ड स्कीम थी। फिर इसके बाद सरकार ने भूमि कानूनों में सुधार किए, जो ब्रिटिश काल में असमानता के प्राथमिक कारण थे। ऐसे सुधार 43 को प्रभावी बनाते हैं। छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलते हैं, अल्पसंख्यक संचालित संस्थानों में सब्सिडी मिलती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया है 46 के प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए ये लाया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति मानवता, शांति, सम्मानजनक संबंधों, सुरक्षा पर आधारित रही है। एनएएम को हमने फॉलो किया है, किसी भी एक ब्लॉक को नहीं ज्वाइन किया। आईएसए को क्रिएट करने में सहायता की। आईएसए का हेडक्वार्टर भारत में है, तो आर्टिकल 51 के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए सरकार की शायद सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लागू करना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू इसको लागू किया गया है अब। ठीक है, आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए, महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना और ऐसी कई सारी योजनाएं चलती हैं। 39 को प्रभावी बनाते हैं ऐसी योजनाएं। तो भारत ने कई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बनाए हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस किए हैं। इससे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और जो हमारे हेरिटेज साइट से उनका संरक्षण किया जा सकेगा। 48 के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा पर बल देते हुए 45 के प्रावधानों को प्राप्त करने की कोशिश की गई है। मतलब ये है कि इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को सरकार प्राप्त करती है, डायरेक्टली नहीं करती है। प्लानिंग इंडिया का पार्ट 2 हम लोग इसमें कर लेते हैं। बार बार टॉपिक हर बार रह जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। महत्वपूर्ण जो बैकग्राउंड है वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एम विश्वेश्वरैया ने, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब लिखी थी 1934 में, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें भारत की स्वतंत्रता से काफी पहले भारत में नियोजन की जरूरत की वकालत की थी। बॉम्बे प्लान जनवरी 1944 में प्रकाशित हुआ था। बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने इसको तैयार किया था। फिर 1944 में ही श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधीवादी प्लान या गांधीयन प्लान को जारी करते हैं। 1944 में ही अर्देशील दलाल की अध्यक्षता में योजना विकास परिषद की स्थापना की गई थी। योजना विकास परिषद, प्लान डेवलपमेंट काउंसिल। 1945 में एम एन रॉय द्वारा पीपल्स प्लान तैयार किया गया था। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उसमें श्री के सी नियोगी की अध्यक्षता में एक योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। योजना सलाहकार बोर्ड जो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान बना था, उसकी अध्यक्षता श्री के सी नियोगी ने की थी। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आने लायक फैक्ट है। अंतरिम सरकार में जो सलाहकार बोर्ड बना था, योजना सलाहकार बोर्ड, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री के सी नियोगी ने। हालांकि आजाद भारत में, मतलब भारत के आज़ाद होते ही जब स्थायी सरकार बनी थी अंतरिम सरकार के बाद, जो है आज़ादी के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति बनी थी। तो आर्थिक कार्यक्रम समिति आज़ाद भारत में बनी थी, और इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में योजना सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। नीति आयोग 2015 में, और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते थे। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना की गई थी। हालांकि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था बिना एनडीसी की, कह सकते हैं अनुशंसा के अप्रूव किया गया था, क्योंकि तब एनडीसी बना ही नहीं था जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया था। तो हम बात करना शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की जाती है 1948 में। भारत की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत का ऑब्जेक्टिव एक मिक्स्ड इकोनॉमी की अवधारणा को यहाँ पर लागू करने का है। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सोशलिस्ट तत्व भी होंगे और कैपिटलिस्ट तत्व भी होंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात कर लें तो प्रमुख फोकस इसमें कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर रखा गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना था। हैरोड-डोमार प्लान पर आधारित था। ये मैचिंग में आ चुका है। 4 योजना दे देते हैं और मॉडल दे देते हैं। किस मॉडल पर आधारित था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोड-डोमार मॉडल, ये ध्यान रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था ये था तीव्र औद्योगिकीकरण। पहली सरकार मतलब जो बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, जब वो री इलेक्ट होकर के आती है, तो उन्होंने महलनोबिस मॉडल के आधार पर जो है अपनी सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान को एनडीसी का अप्रूवल भी मिला था, और इसका प्रमुख उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकीकरण। ठीक है, यानी कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका उद्देश्य था। समाज के समाजवादी स्वरूप, यानी समाज के समाजवादी स्वरूप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को लागू करने की यहाँ पे बात कही गई थी। ठीक है, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आती है। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आती है
इसमें समाज के समाजवादी स्वरूप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष फोकस किया गया था। तो इसीलिए इस 5 ईयर प्लान की अवधि के दौरान ये दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में भारी उद्योग संयंत्र स्थापित किए गए थे। हैवी इंडस्ट्री कुल मिलाकर लगाई गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित था। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये योजना आधारित थी। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य था आत्मनिर्भरता उन्मुख विकास, यानी कि अब हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स थे आपको पता होना चाहिए कि विदेशी सहयोग से लगाए गए थे प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे भिलाई हो, चाहे राउरकेला हो। तो अब यहाँ पर थर्ड 5 ईयर प्लान में ऑब्जेक्टिव रखा गया था आत्मनिर्भरता उन्मुख विकास। ये 5 ईयर प्लान अपना बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया था, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी उसी के साथ आई। तो कुल मिलाकर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे वो प्राप्त नहीं किए जा सके। बहुत सारे संकट आए। पहला संकट 1962 में चीन का युद्ध हुआ, पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। 1964 में एक पॉलिटिकल टर्मोइल का जन्म हुआ। पाकिस्तान से युद्ध 1965 में हुआ था। शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हुई थी। बहुत बड़ा सूखा भी पड़ा था 1965-66 में। तो योजना का सुचारू कार्यान्वयन बाधित हुआ और बहुत अधिक मुद्रास्फीति भी हो गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं प्लान फेल हुआ, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन भी हुआ था, डिवैल्यूएशन भी हुआ था 1966 में, इन्फ्लेशन भी हाई था। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ वो भी अचीव करने लायक नहीं, मतलब वो भी बहुत प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता था। बहुत ज़्यादा एडमायरेबल ऑब्जेक्टिव नहीं प्राप्त किए गए थे। किस लिए नहीं प्राप्त किए जा सके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जाहिर सी बात है कि इतनी सारी चीज़ें हुई, चीन युद्ध, फिर पाकिस्तान युद्ध, पंडित नेहरू की मृत्यु, शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में, और फिर पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा था। प्लान हॉलीडे यहाँ पे रखा गया कि पहले अपनी जो मतलब कह सकते हैं इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए जो है अपने आप को बूस्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लान हॉलीडे रखा गया था 3 वर्षों के लिए। 1966 से 69 तक कोई प्लान नहीं लाया गया। इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। हरित क्रांति का उदय इस दौरान हुआ था। हालांकि एग्जाम में या तो थर्ड 5 ईयर प्लान बोलते हैं या तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, मतलब आपके एग्जाम में कभी थर्ड 5 ईयर प्लान को मानते हैं सही, कभी फोर्थ 5 ईयर प्लान को जब भी पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान, तो आंसर कभी थर्ड मानते हैं, कभी फोर्थ, जबकि एक्चुअली ये प्लान हॉलीडे के दौरान ही उदय हुआ था इसका। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इस प्लान हॉलीडे के दौरान। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जिसको गाडगिल स्ट्रैटेजी या फिर गाडगिल प्लान भी कहा जाता है। अभी स्टाफ नर्स का पेपर कल ही हुआ है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मेरे हाथ पेपर लगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथे मतलब ये इनमें से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल प्लान या गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो गाडगिल स्ट्रैटेजी या फिर गाडगिल प्लान पर फोर्थ 5 ईयर प्लान आधारित था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, क्योंकि इतनी सारी इनस्टेबिलिटी भारत झेल चुका था कि अब यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए थी। ग्रोथ भले ही बहुत अच्छी ना हो या फिर बहुत रैपिड ना हो, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी ये उद्देश्य रखा गया था। सेल्फ रिलायंस ये उद्देश्य रखा गया था, क्योंकि चीन युद्ध के दौरान हमको बहुत सपोर्ट नहीं मिला था हमारे एलाइज से, और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी हमको बहुत सपोर्ट हमारे मतलब मित्र राष्ट्रों से नहीं मिला था। 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में, इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान, ये याद रखा जा सकता है। एक एग्जाम पेपर में सवाल आया भी था कि 1960 के अंत तक संघीय सरकार ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई थी। 66 से 69 तक कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया था। इसका कारण ये था, भारत पाक युद्ध, अकाल और मुद्रास्फीति के कारण योजना के लिए वांछित वित्तीय संसाधन खत्म हो गए थे। ये सही है, कोई ऐसे संसाधन ही नहीं थे जिनको मैनेज किया जाए। यहाँ पर बात की गई थी किसी तरीके से सर्वाइव किया जाए, ये यहाँ पे बात की गई थी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट के बाद जो सूखा पड़ा था और इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड थे प्लान को लागू करने के लिए, वो उस समय अवेलेबल नहीं थे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये पूछा भी जा चुका है। और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इस पूरे टाइम पीरियड में देखने को मिली थी, ठीक है, और कई सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला था। इसी वजह से मिनिमम नीड प्रोग्राम यहाँ पर लाया गया था। मिनिमम नीड प्रोग्राम लाया गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और आरबीआई को पहली बार इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने का टास्क दिया गया था। अभी तक आरबीआई इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने का टास्क वगैरह नहीं परफॉर्म करता था अब तक, लेकिन फिफ्थ 5 ईयर प्लान, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, लगातार सरकारें बदली कई बार केंद्र की, तो आरबीआई को टास्क दिया गया था इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने का। और इमरजेंसी क्राइसिस भी यहाँ पर देखने को मिली थी, मतलब इमरजेंसी वगैरह लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उसके बाद जो चीज़ें थी वो बहुत सही नहीं रही थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में भी। हमसे एग्जाम में फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे के प्लान जो बचे हुए हैं हम डिस्कस करेंगे, नीति आयोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ से डे नंबर 10 में शुरुआत होती है साइंस सेक्शन के रिवीजन की, जहाँ पे आज का टॉपिक होगा चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अलग अलग टाइप के जीव जंतुओं में, जिसमें हम लोग इंसान भी शामिल हैं, कितने कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, या फिर अगर कोई जानवर है, कोई मछली है,
मान लीजिए मगरमच्छ है, मधुमक्खी है, और उसके अलावा कॉकरोच तक के सवाल एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि उसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं, तो बताइए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो 2, 3 और 4 के लिए एप्लीकेबल है, बाकी 5 या फिर उससे ज़्यादा चैम्बर वालों को तो सीधे-सीधे याद करना पड़ेगा। तो 2, 3 और 4 तो कहानी के तरीके से हम समझ लेंगे कि क्या-क्या होता है। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जिनके गर्म रक्त होते हैं, गर्म रक्त का भी एक मतलब है, ऐसा नहीं कि खौलता हुआ खून उनके अंदर होता है। उसी तरीके से जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसका भी एक कंसेप्ट है कि क्यों कोल्ड ब्लडेड कहा गया। ऐसा नहीं कि उनके शरीर के भीतर बर्फ़ जमी हुई है खून के नाम पे इसलिए, वो नहीं है। साथ में इम्पोर्टेंट लिस्टिंग देखेंगे जिसमें हमने बात करी कि किसके 2, किसके 3, किसके 4, किसके 5, किसके 13 चैम्बर होते हैं, वो सब लास्ट में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सीक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग ये समझेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फैक्ट जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, सब देखेंगे। लेकिन वहाँ से आप ये सोचने लग जाओगे कि क्या सभी के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम एक ही तरीके से काम करता है, ब्लड फ्लो कराने का तरीका सबका एक ही भगवान ने बनाया है? तो उसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे जीवों में 4 चैम्बर नहीं होते। ये 4 चैम्बर होना हायर एनिमल्स की एक विशेषता है। अब हायर का मतलब ये नहीं कि इस हाथी की हाइट ज़्यादा है तो ये हायर एनिमल हो गया। हायर में हमने इस चूहे को भी रखा है, इसकी हाइट देखिए कितने कम है। तो फिर मतलब क्या हुआ हायर एनिमल्स का? जिनमें एडवांस प्रोसेसेस होते हैं, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा टफ होता है। इतने ज़्यादा ये टफ सिस्टम होते हैं कि स्टेट पीसीएस, वनडे और इवन यूपीएससी वाले भी मजबूर हो जाते हैं यहाँ से सवाल बनाने के लिए कि किस तरीके से वो खाना खाते हैं, अंदर कैसे वो पच के बाहर आता है, उसके अलावा सांस कैसे आती जाती है, खून कैसे दौड़ता है, सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। और एक चीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कैसे ये सभी के सभी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। यानी कि अगर ये 0 डिग्री टेम्परेचर में है या 25 में है या फिर इवन 50 डिग्री तक के टेम्परेचर में है, एक्सट्रीम गर्मी में, तो भी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल इंसानों का 37 डिग्री के आसपास या फिर 98 फ़ारेनहाइट के आसपास। तो ये कैसे हो पाता है? तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनकी एक-एक सेल को। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसी में ये लोग वेस्ट कर देते हैं अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखने में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको ठीक है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी एक-एक सेल को चाहिए, लेकिन 4 चैम्बर हार्ट होने से और इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट में आपस में क्या कनेक्शन है बताइए? तो अब आप देखिए कि ये लोग एनर्जी लाते कहाँ से हैं? सेल्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उनका ब्रेकडाउन होता है, और ये जो ब्रेकडाउन होता है ना ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो पाएगा। हालांकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का केस वो अलग होता है। रेस्पिरेशन के थ्रू जब ऑक्सीजन इनकी बॉडी में जाता है, इसके बाद एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है और ब्लड के माध्यम से, जी हाँ, खून के माध्यम से इनके अलग अलग अंगों में जब ऑक्सीजन जाती है ना, तब जाके एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो पाती है। अब इनकी जो सेल्स होती है ना इतनी बिजी होती हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि शरीर के 5 लीटर खून में से ऑक्सीजन ढूंढती फिरें। मतलब इनके दिमाग तो होता नहीं है सेल में कि कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, किस में ऑक्सीजन है, मतलब किससे ऑक्सीजन निकल चुकी है, ये सेल नहीं डिसाइड कर सकती। इसीलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है 4 चैम्बर हार्ट का इन हायर एनिमल्स में, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड अलग, और इससे सेल्स को ईज़ हो जाती है अपना काम करने में। और इसी वजह से इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ से एक बात तो साफ़ है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट बना रहता है, वहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट ज़रूर होगा। लेकिन क्या साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी कोल्ड ब्लडेड हैं, मतलब कि ऐसे जानवर जहाँ पे उनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता है, अगर ठंडा इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होगा और उतना ही उनके ब्लड का टेम्परेचर हो जाएगा। अगर ऐसा सीन है तो वहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट की ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि उनको अपनी बहुत सारी एनर्जी इस चीज़ में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, जबकि भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि बॉडी का टेम्परेचर उनके कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि उनको 4 चैम्बर हार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक बात तो साफ़ हो गई कि दुनिया में हर किसी के पास 4 चैम्बर हार्ट नहीं होते, उससे कम में भी काम चल जाता है। तो आई होप आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि क्या सभी जीवों में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। और ये पूछा जाए कि क्या हार्ट में 4 चैम्बर होना ज़रूरी है या फिर ज़रूरी नहीं है, तो उसका जवाब है हाँ।
तो 4 चैम्बर हार्ट फिर पाया कहाँ पे जाएगा? जितने भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं, जहाँ पे बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बदलता, जैसे कि इंसान, हायर एनिमल्स, जानवर, पक्षी भी इवन, तो पक्षी भी वार्म ब्लडेड ही होते हैं, वो ठंडे रक्त के जीव नहीं होते। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो इन तीनों में जो कि आपको फिगर में दिख रहे हैं 4 चैम्बर हार्ट जरूर से होंगे। लेकिन साथ ही साथ जो रेप्टाइल्स हैं, यानी कि रेंगने वाले जीव, इसके अलावा जो एम्फीबियन है, जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, तो रेप्टाइल और एम्फीबियन ये जितने भी होंगे उनके 3 चैम्बर हार्ट होगा, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड हैं एक तो इसलिए इनकी सेल्स को ज़्यादा एनर्जी खर्च करने, इनफैक्ट एक भी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत तो है नहीं इनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, तो इसीलिए भगवान ने इनको 4 चैम्बर दिए ही नहीं, 3 ही दिए। और जब 3 चैम्बर होंगे तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक पॉइंट पे आके मिक्स हो जाता है। 3 चैम्बर वालों की खासियत ये होती है। तो अगर जो भी हमने कहा उसको हम ड्रॉ करना चाहें तो एक हमें मिलेंगे 4 चैम्बर वाले, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल मिलेंगे। हार्ट की वर्किंग जब बताएंगे तो उसमें हम देखेंगे, उसमें ब्लड 2 बार आता जाता है और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। ये 4 चैम्बर वालों की कहानी है। तो जब भी ब्लड 2 बार आ जाएगा तो वो डबल सर्कुलेशन होगा, और ये 4 चैम्बर वालों में भी है, 3 चैम्बर वालों में भी है। हालांकि फ़र्क ये है कि 3 चैम्बर वालों में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड एक टाइम पे मिक्स हो जाता है, 4 चैम्बर वालों में नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ठंडे रक्त के जीव होते हैं जिसमें 2 चैम्बर भी होते हैं, जैसे कि छोटी छोटी मछलियाँ और शार्क। मछली जल की रानी है वो मछली, ना वो मछली कुछ और नहीं है, वो 2 चैम्बर वाली है। तो बिना मछली को गाली दिए आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि मछली और शार्क के 2 चैम्बर में क्या विशेषता होती है। तो ये देखिए, चूँकि 2 ही चैम्बर हैं इसलिए जो गिल कैपिलरीज हैं, क्योंकि गिल से सांस लेते हैं, वहाँ फेफड़ा तो है नहीं मछलियों के, तो गिल कैपिलरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे नीचे आएगा, उसके बाद बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा। इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होगा तो एक रास्ते से ये ऊपर जाएगा और वापस गिल कैपिलरी में जाके दोबारा ऑक्सीजनेट होगा, और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे एक बार ब्लड आया, एक बार ऊपर चला गया, तो ये है सिंगल सर्कुलेशन। बाकी 3 चैम्बर 4 चैम्बर में हमने ये देखा था कि ब्लड 2 बार आ जा रहा है, तो डबल सर्कुलेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट लिस्टिंग देखते हैं, क्योंकि जो भी कंसेप्ट हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी था वो हमें क्लियर हो चुका है। तो मनुष्य, चमगादड़, चिड़िया, कंगारू, क्योंकि चिड़िया जो है अंडे देती है, बाकी कंगारू हम लोग और जो चमगादड़ हैं वो सब बच्चे देते हैं। तो अंडे और बच्चे देने वाले ऐसे जीव जो कि पानी में नहीं रह सकते, उन सब के 4-4 चैम्बर होते हैं। ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक भी आपके लिए है कि चाहे इंसान की बात करें चाहे कंगारू के, 2 हाथ 2 पैर होते हैं, तो 2 दूनी 4, तो 4 चैम्बर। चमगादड़ को ध्यान से देखिएगा तो पर में इसके 4 पॉइंट होते हैं, तो 4 पॉइंट तो 4 चैम्बर। चा से चिड़िया तो 4 चैम्बर। अब ये देखिए, तोते का अलग नहीं बताएंगे क्योंकि तोता है तो चिड़िया ही की कैटेगरी में ना। बाकी जितने भी उभयचर हैं जो नदी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक, जैसे सांप भी कभी कभी इवन आपको पानी में मिलेगा, जैसे घड़ियाल, इन सभी में 3-3 होंगे। अगर ट्रिक से याद करना है तो घड़ियाल में देखिए, घड़ी में कितनी सुइयाँ, तो 3, तो 3 चैम्बर। मेंढक और सांप ये फूड चेन का हिस्सा है, क्योंकि मेंढक को सांप खा जाते हैं, तो जाहिर है हार्ट चैम्बर सेम है तभी तो खा पा रहे हैं ना, बस बना लीजिए ऐसे, बाकी ये सच नहीं है बात। और उसके अलावा जो मछली और शार्क होती हैं, तो मछली की एक आँख ऐसे दिख रही होती है, एक पीछे छुपी होती है, तो 1-1 2 हो गया, तो 2 चैम्बर। सेम गोज़ फॉर शार्क। इसके बाद मधुमक्खी 5। मधुमक्खी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और नीचे एक पूंछ होती है, तो टोटल मिला के 5 हो गया। और कॉकरोच ना 3 में ना 13 में, तो बस 13। चलिए आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। मानव हृदय कितने घटकों से मिलकर बना होता है? तो 4, ओनली 4। कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। इसके अलावा ये क्वेश्चन आप बताएंगे क्योंकि ये पिछले वीडियो का है, कौन सा ऐसा एसिड यूज़ होता है जिससे हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं? तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, वीडियो को पॉज करके तुरंत बताइए। ये देखिए हिंदी में। आप जाने से पहले एक सेल्फ मेड एमसीक्यू आपके लिए। ये सिंगल सर्कुलेशन कोल्ड ब्लडेड, डबल सर्कुलेशन तो वार्म ब्लडेड। अब सिंगल सर्कुलेशन में पेंच है भाई, क्योंकि सारे कोल्ड ब्लडेड में होता है कि नहीं होता, ये जानने के लिए रिवाइंड कीजिए वीडियो को। जिनका सही होगा उनको मिलेगा रिप्लाई, और जो लोग नहीं सही कर पाए तो मन में मछली को गाली दे के और आगे बढ़ जाना। कहाँ आगे बढ़ जाना? तो कमेंट सेक्शन में। ये देखिए हिंदी में।